नमस्कार, स्वागत है आपका राइजिंग स्टार्स में। और आज राइजिंग स्टार्स में आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो मार्केट के तो बड़े बड़े जानकार है ही हैं, साथ ही वो जूडो के भी बड़े भारी मास्टर हैं और खेलों में बड़ी दिलचस्पी है, बड़े जिंदा दिल हैं और बहुत लंबे समय से मार्केट से जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि इस शो का प्रॉमिस है कि हम ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनका नज़रिया नया है। मार्केट तो ही पुराना है लेकिन नज़रिया नया है, नई चीज़ें देखते हैं, नए तरीके से उनको कोशिश करते हैं समझने की, और वही हम अपने दर्शकों के सामने लेके आते हैं कि जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, जिन्होंने नए तरीके से मार्केट को अप्रोच किया है और अपना खुद का काम कर रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराई जाए। तो आज के हमारे मेहमान हैं अभय अग्रवाल जी। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नीरज जी मुझे बुलाने के लिए। सर मैं तो बुलाता रहता हूँ हर हफ्ते किसी न किसी महान शख्सियत को। तो अच्छा, ये जो अभी मैंने जूडो की बात की, ये क्या है? मतलब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आप दिखाते हैं जूडो में। सर एक पैशन है मार्शल आर्ट्स की तरफ से, काफ़ी समय से था, जब कॉलेज में था तब से। एक लगता था कि एक फिटनेस भी है, कॉम्पिटिटिव भी है थोड़ा, तो दूसरे बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें, सीखें, नई टेक्निक सीखें, और कोचेस भी अच्छे थे, तो एक उनका कॉन्फिडेंस मिलता गया, तो हम आगे बढ़ते गए। और अब मेरी एज में करना जूडो एक बहुत बड़ा मार्शल आर्ट्स है, ग्लोबली ओलंपिक स्पोर्ट है 1968 से, और 10 इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। अभी भी करता रहता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, बिल्कुल रेगुलरली करता हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कम्पीट भी करूँ अपनी एज पे। तो और बच्चों को सिखाता हूँ, जितने बच्चे हम सिखा पाएँ, जितने स्पेशली यंग लड़कियाँ हैं उनको सिखा पाएँ, तो पूरी कोशिश रहती है। और पूरा हमारा जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, बॉम्बे जूडो एसोसिएशन, निप्पॉन जूडो एकेडमी, सबका साथ है। तो जब इतनी दिलचस्पी जूडो में थी तो ये मार्केट की तरफ के वो जूडो भी आगे बढ़ते जाते हैं? सर फर्क नहीं है ज़्यादा दोनों में। अच्छा, मतलब मार्केट और इससे बहुत मैच करता है, बहुत ही बढ़िया। जो 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 लड़ाई झगड़ा जो है वो तो यहाँ पे आप देखते ही हैं, रोज चलता ही रहता है। हाँ, तो उसके दांव पे जिधर काम आते हैं, बिल्कुल काम आते हैं सर, बिल्कुल। जो एक मेंटल इक्विलिब्रियम है जो आप स्पोर्ट्स से सीखते हैं, सिर्फ मार्शल आर्ट, किसी भी स्पोर्ट से आप सीखते हैं, वो मार्केट में बहुत मदद करता है। नहीं तो आदमी के सिर्फ पूरा दिन मार्केट का उतार चढ़ाव देख के ही पागल हो जाए। तो एक स्पोर्ट्स जो है ना, एक ठहराव देते हैं सबकी थिंकिंग को, मुझे लगता है। और मैंने देखा है जो काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, मैं सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, वो काफ़ी आगे तक करियर अपना प्रोग्रेस करते हैं। फाइटिंग स्पिरिट भी बिल्कुल आती है सर, और हार को एक्सेप्ट करने की स्पिरिट आती है ना, ये स्पोर्ट्स की ये बहुत बड़ी खूबी है। और कुछ गलती हो जाए तो उसमें आप वापस जाके सीखते हैं, सोचते हैं कि क्या गलती हुई, अब मैं कैसे अगली बार ये गलती ना करूं। तो ये सबसे जरूरी है, ये सबसे जरूरी है। मार्केट में गलती न करना सबसे बड़ी खूबी है, या कम से कम गलती। तो ये बताइए अभय जी की, ये थोड़ा ब्रीफली बताइए, क्या अभय अग्रवाल कौन है? सर मैं सिडनम कॉलेज से मैंने MBA किया यहाँ पे मुंबई में। सिडनम कॉलेज से मैंने BCom किया 91 में। मुंबई का है? मुंबई न, मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ। मेरे पिताजी IAS ऑफिसर थे, तो वो दिल्ली में पोस्टेड थे, और फिर मुंबई में। तो मैं सिर्फ 2 ही जगह पला बड़ा, और फैमिली में कोई बिजनेस का कल्चर नहीं था। सब नौकरी करते थे? हाँ, मतलब मेरे पिताजी और उनके बड़े भाई वो IFS ऑफिसर थे, तो वो पढ़ाई लिखाई में घर में हमेशा ज़्यादा ध्यान था। तो पिताजी भी कहते थे कि भाई आप पढ़ लो, लिख लो, कोई मेरे पास कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं आप लोगों को देने के लिए, तो फिर आप देख लो। आप वो ये तो नहीं कहते पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब? सब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब कहते थे, दूसरी बात नहीं कहते थे, वरना जूडो नहीं सीख पाते। वहां तक बात पहुंची नहीं। तो मैं और मेरे दोनों भाई, वो मेरे 2 छोटे भाई हैं, दोनों CA हैं, तो सब घर में पढ़ाई का ही माहौल था कि भाई आप पढ़ाई करें, एक्सेल करें। तो उसके बाद जब मैं सिडनम कॉलेज आया तो चर्च गेट में, सिडनम कॉलेज है, 93 की बात कर रहा हूँ, 91 हर्षद मेहता की बूम थी, और मेरे काफ़ी जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे वो ब्रोकर की फैमिलीज थे, तो मैं उनके साथ जाता था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि ये कैसी जगह है जहाँ पे आप को कुछ नहीं करना और आपको पैसे बन रहे हैं। मतलब अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दें, ACC का शेयर ले लें, तो वो 100 रुपए से 2000 रुपए का हो जाएगा, और आपके पैसे बन गए। आपने कुछ मेहनत नहीं करी, आपने एक अच्छा डिसीजन लिया। तो ये बात मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो मैंने कहा इसको आगे बढ़ाया जाए, पढ़ा जाए इसके बारे में। तो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। ऑलमोस्ट 30 साल हो गए मार्केट्स को देखते। फिर आपने MBA कर लिया? फिर मैंने MBA कर लिया जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट से, और फिर मैं सिटी बैंक मैंने ज्वाइन कर लिया। और सिटी बैंक उस टाइम पे
एक उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम अपना लॉन्च किया था $50 मिलियन का, कि हम इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने मुझे चूज़ किया। मेरी उम्र सिर्फ 23 साल की थी, पर मैंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया था तो उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे उनको लगा कि शायद मैं कर पाऊंगा, तो उन्होंने मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और मुझे उसमें बहुत सीखने को मिला। तो 93 से 98 तक मैंने वो मैनेज किया, और वो काफ़ी उस टाइम पे NSE सेटअप हुआ था। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे जो हुए इंडियन कैपिटल मार्केट में। तो ये जो जर्नी है आपकी, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, फिर MBA किया, फिर JP मॉर्गन में भी नौकरी फिर किया। 98 में मैंने JP मॉर्गन में ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं उनके एक $2.7 बिलियन का बाईआउट फंड था हांगकांग में, तो मैं उसके लिए काम करता था उसमें उनके साथ। तो 98 से 2003-2004 तक, और हांगकांग में रह के फिर मैं चाइना में इन्वेस्ट किया, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर, पूरे रीजन में एशिया फंड था। तो काफ़ी ट्रैवल करके हर जगह मैंने इन्वेस्ट किया। जब इतनी बढ़िया नौकरी आपकी लग गई JP मॉर्गन में, और आप यंगेस्ट फंड मैनेजर भी वहाँ हो गए, तो दुनिया भर में घूम घूम के रहे, तो फिर नौकरी क्यों छोड़ दी थी? सर एक ज़्यादा पैसे कमाने हैं? नहीं, ज़्यादा पैसे की बात नहीं थी, पैसे तो बन गए थे। पैसे फैमिली कल्चर की वजह से कभी ये रुझान नहीं था। मुझे अभी भी लगता है कि मुझे बहुत जल्दी मिल गया जितना मैंने चाहा उससे ज़्यादा, तो मेरे को पैसे का कोई वो नहीं था। पर मुझे ये लगता था कि ये सिर्फ एक जॉब करके मैं क्या मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा अपने आप को। और 33 इयर्स की एज में फिर मैंने कहा चलो अब एक अपने आप करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड सर ऐसा है कि आपको राइट डिसीजन लेंगे तो आप इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, तो फायदा तभी मिलेगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के लिए कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपने लिए करूँ, अपने नए इन्वेस्टर्स के लिए करूँ, तो मुझे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो मैंने लोग कहते थे रिस्क लिया, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने रिस्क लिया। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा, टाइम लगेगा, लगा टाइम, पर वो हो गया धीरे धीरे करके। ये कॉन्फिडेंस तो मार्केट में काम आता है सर, आता है, बिल्कुल आता है। और एक लंबे समय का नजरिया अगर आप देखें, घबराए नहीं, क्योंकि डेली उतार चढ़ाव तो रहते ही हैं, अब उससे घबराने की क्या बात है। वो चलते हैं बिल्कुल। तो अब ये तो आपकी एक जर्नी हो गई और आप किस तरीके से मार्केट में आए। तो अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ट्रेडिशनली मार्केट को लोग बहुत सारे ट्रैक करते हैं, लेकिन हम इस शो में उन लोगों को बुलाते हैं जो जिनको लोग अभी देख रहे हैं कि अच्छा बिल्कुल नए तरीके से। तो आपका अप्रोच क्या होता है मार्केट का? बड़ी ट्रेडिशनल सी कहावतें लोग बोलते हैं, आज खरीद लो फिर 15 साल बैठे रहो, बीच में कुछ होता रहे। आप कैसे अप्रोच करते हैं मार्केट का? आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है? सर, हमारा एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है, और वो फ्रेमवर्क बेस्ड है कि जो कंपनीज ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती हैं वो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करती हैं लॉन्ग टर्म में। और ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है कंपनीज की, ये बढ़ती कम होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आज जो कंपनी कॉम्पिटिटिव है वो 15 साल बाद भी कॉम्पिटिटिव रहेगी। अब एक तो ये तो सिंपल बात हो गई कि कॉम्पिटिटिव कंपनी है वो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करेगी, पर अब हम कैसे ढूंढें वो कंपनी जो कि कॉम्पिटिटिव है? तो इसके लिए हमने यूज़ किया माइकल पोर्टर, एक प्रोफेसर है हार्वर्ड में, और करीब 1980s में उन्होंने एक थ्योरी, एक फ्रेमवर्क बनाया था, माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस कॉम्पिटिटिव एज मॉडल, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि एक कंपनी जो है वो कम्पीट करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने, अपने सप्लायर्स के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ। उसको एक थ्रेट है नए एंट्रेंट्स का, उसको एक डिसरप्शन का थ्रेट है। तो वो कंपनी कैसे इन सबको मैनेज करती है, तो उन्होंने 35 पैरामीटर्स डिफाइन किए थे। उसको हमने अपनी मेथोडोलॉजी में एक डिसीजन मेकिंग टूल बना दिया ओवर द ईयर्स, और वो टूल बहुत अच्छा चलता है सर। तो उससे हम क्या करते हैं, हर कंपनी को हम रेट करते हैं ऑन ए स्केल ऑफ 1:10, 10 बीइंग द बेस्ट। तो अगर आपका स्कोर 7, 8, 9 है तो मतलब आप कॉम्पिटिटिव हैं, और उस कंपनी को फिर हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, क्योंकि हम और उसको क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू करते हैं। तो अगर किसी क्वार्टर में उसका स्कोर कम हो गया तो वो हमारे लिए रीजन है उस कंपनी को पोर्टफोलियो से निकाल देने का। ये हर तीसरे महीने निकाल सकते हैं क्या? हर चौथे महीने, हाँ समझ लीजिए। 3 महीने तक नहीं किया तो बाहर नहीं, अगर पर इतना होता नहीं है वेरिएशन, क्योंकि इतना ओवरनाइट रूल ये है। हाँ, रूल स्ट्रिक्ट, तो एक प्रोसेस है, तो उसमें ह्यूमन बायस नहीं आने देते सर। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस और इंडिविजुअल मिस्टेक्स, ये दोनों साथ में चलती हैं। करेक्ट। तो अगर हम ह्यूमन बायस को निकाल दें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से, अगर हम कहें कि नहीं ये हमारा एक फ्रेमवर्क है, इसको ही फॉलो करना है, तो वैसे हमारी रिसर्च की टीम है वो स्कोरिंग करती है। मैं फंड मैनेजर हूँ, मैं उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता हूँ। मेरे पास जब बात आती है तो मैं ये देखता हूँ कि स्कोर क्या है इसका, और मैं इसको एलोकेशन अपने मॉडल पोर्टफोलियो में कैसे करूँ। तो हमारी कंपनी में हर एक का अपना रोल है, और उसको हम इंटरफेयर नहीं करते, और मेरे पास कोई पावर नहीं है कि मैं किसी को ओवरराइड कर दूं कि मेरा बायस आ जाए। तो इस तरह से काम करते हैं जब सर, तो फिर क्या एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे पे काम हो जाता है, ग्रोथ भी फिर आ जाती है। इन्फ्लुएंस नहीं होता है?
होते हैं सर, तरह बहुत की बहुत चीजें वैसे आती होते हैं, हैं। अरे ये वाला देखो ये बहुत बढ़िया है, ये बिल्कुल है सर, तो देखते हैं, बहुत कंपनीज देखते हैं और डीप डाइव करते हैं उसमें, पर जब तक 100% सिक्स्थ सेंस मिला के 100% कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। पर बहुत है वो तो, मतलब देखने के लिए नई कंपनीज हैं, नए काम कर रहे हैं, माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनीज हैं। अच्छा, एक जो बात लोग कहते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, कन्वेंशनल विजडम कहता है कि स्टॉक लो और सो जाओ, हाँ। वो जमाना चला गया क्या? सर वो तो जो कहने वाले हैं वॉरेन बुफे, आजकल वो खुद ही नहीं फॉलो करते हैं उसे। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि देखिए आज के ज़माने में इतना डिसरप्शन है, टेक्नोलॉजी का yes, डिसरप्शन बिल्कुल है, बिल्कुल। थीम का डिसरप्शन है, बिल्कुल। नई चीज़ें आ जाती हैं, तो ये ब्रॉडर तो हो सकता है कि लो और सो जाओ, हाँ। लेकिन आप उसको बीच बीच में रिव्यू नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसी करना है। बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो अर्श से फर्श पे आ गई, हाँ तो वो रिव्यू लगाना चाहिए। सर, वो तो बिल्कुल, बिकॉज आपकी बात एकदम ठीक है, आपने जो कही ना कि डिसरप्शन टेक्नोलॉजी के यूज से बढ़ता जा रहा है। अभी जैसे हमारा एक एंजल फंड भी है, स्टार्टअप फंड, जिसमें हम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब मैं कोई आइडिया लेके आऊँ तो आप मुझे पैसा देंगे? अगर आपके पास कस्टमर हैं तो अब उसमें वो फार्मूला लगाएंगे आप, फिर वो 10 वाला पैरामीटर भी हाँ, लगाएंगे? तो वो भी लगाएंगे। पर है उसमें आप। हाँ, तो उसमें क्या है सर, हमको पता चल जाता है कि डिसरप्शन कहाँ पे किस इंडस्ट्री में हो रहा है, कहाँ पे फोकस है। मेडिकल डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है, उस टाइम पे अभी लोगों का बहुत फोकस है कि हम ब्लड को यूज करके, सिर्फ ब्लड के सैंपल से हम डिजीज डिटेक्ट कर लें, कल्चर की जरूरत नहीं है और फास्ट काम हो जाए। तो ये एक थ्रेट है फिर डायग्नोस्टिक कंपनीज के लिए। तो ये जो डिसरप्शन है ये तो बढ़ेगा अभी, और अभी तो फिर भी कम है। जैसे जैसे ये डिसरप्टिव कंपनीज को और कैपिटल मिलती जाएगी, ये अपना काम बढ़ाते जाएंगे। तो कोई ये नहीं कह सकता सर कि आप सो जाओ, मतलब इन्वेस्टर के लिए पैसा लगा के सो जाना वो तो फंडामेंटली गलत है, मुझे लगता है। फंडामेंटली, जैसे आपने डायग्नोस्टिक्स की बात की, देखिए अभी बीच में 100 रुपए में टेस्टिंग शुरू कर दी थी, हाँ जी। और बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही थी, तो जो पुरानी कंपनी को दिक्कत आ गई, तो फिर उसमें ये लगा कि भाई ये शायद इंडस्ट्री एक नए पैराडाइम में जा रही है जहाँ पे रीथिंकिंग करनी पड़ेगी कि 3-4 स्टॉक ही हैं, ये इतने ज़्यादा भागे जा रहे हैं, और जो नया खिलाड़ी है वो कह रहा है कि मैं तो शादी के मंडप में भी आपकी टेस्टिंग करूंगा। ऐड चलता था वो, चलता है, बिल्कुल चलता है। जरूरी नहीं कि आप मेरे लैब पे आइए या मैं आपके घर पे आऊँ, आप जिधर बोलो मैं उधर आऊँगा। बिल्कुल। तो ये जो डिस्ट्रप्शंस हैं ये देखने जरूरी है। बहुत जरूरी है। और सर कई एंट्री, ऐसे डायग्नोस्टिक एक इंडस्ट्री है जो कि बहुत ही लो एंट्री बैरियर इंडस्ट्री है। मतलब छोटे छोटे आप अपनी थोड़ा, अगर आप ने कोर्स किया हुआ है तो आप अपना लैब स्टार्ट कर सकते हैं आप। और इसकी वजह से बड़ी कंपनीज आ गई, उसमें लुपिन आ गया, उसमें अपोलो हॉस्पिटल ने अपना स्टार्ट कर दिया। तो इतना कंपटीशन है ऑलरेडी, तो उसमें वैल्यू क्रिएट करना सस्टेनेबली थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। अच्छा, जो हम लोग ये पूरी जर्नी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप मुझे एक या दो चीज़ें बताइए जो बड़ी कॉमन मिस्टेक है लेकिन फिर भी होती है, उससे बच नहीं सकते आप। आपकी लाइफ में भी ऐसी हुई होगी जो मतलब जानते हैं कि ये गलती हो जाती है लेकिन फिर भी वो होती है, क्योंकि शायद वो पार्ट एंड पार्सल है उस जर्नी का। सर सबसे बड़ी गलती जो मैंने देखा और मैंने खुद करी है और मैं आगे भी करूंगा, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, वो ये है कि जब मार्केट एक कंप्लीट बुल रन में होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें, हाँ, वो डिविएशन हो जाते हैं प्रोसेस से। फिर आपके पास एक स्टॉक है जो आपने कहा कि अगर ये 5000 के लेवल पे आ गया तो ये ओवर वैल्यूड है, मैं इसको निकाल दूंगा। तो आप तैयार हैं कि 5000 आने वाला है, वो अगले दिन अपर सर्किट लग के 6000 हो गया, तब कहेंगे नहीं शायद मार्केट को ज़्यादा मालूम है, मैं क्यों निकालूं भाई। तो वहाँ पे गलती होती है बुल मार्केट में, और बेयर मार्केट में भी ये गलतियाँ होती हैं। बेयर मार्केट क्योंकि लोग प्राइस देख के अपना पोर्टफोलियो कम कर देते हैं, जब शार्पली कट आते हैं। ऐसे एक हुआ था बजाज फाइनेंस में कोविड के टाइम पे, 8000 का स्टॉक 1800 पे आ गया था, 1900 पे। तो काफ़ी लोगों ने निकाल दिया, सिर्फ ये सोचे कि बाजार को ज़्यादा मालूम है, और कुछ लोगों ने लिया भी नहीं, बोला और नीचे आएगा, और नीचे आएगा, ये और आता ही नहीं कभी। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी गलती है सर कि आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्टिंग पे ध्यान रखिए। मार्केट जो है वो तो रोज आके डराएगा या रोज आके खुश करेगा, तो ये सेपरेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो रोज गलतियां होंगी, और ये गलतियां होती रहती हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, बहुत छोटा सा है, तुरंत वापस आते हैं और अभय जी से और दिलचस्प बातें करेंगे और कुछ और पूछेंगे इनसे, ये अपना वीकेंड कैसे मनाते हैं। छोटा सा ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से आपका राइजिंग स्टार्स में, और आज के मेहमान हैं अभय अग्रवाल जी, पाइपर सेरिका के फाउंडर और CIO हैं, फंड मैनेजर हैं। बहुत दूसरों का पैसा मना करने में ज़्यादा मज़ा आता है ना।
प्रेशर भी ज़्यादा आता है। अच्छा, दूसरों को पैसा है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि बिल्कुल बढ़ जाती आप किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको जी, जवाब बिल्कुल। देना पड़ेगा और बिल्कुल। कमा के भी देना पड़ेगा। जवाब ही नहीं देना, कमा के देना है। और सर लोगों का इमोशनल अटैचमेंट हो जाता पैसों के साथ होता है और होना भी चाहिए। किसी ने ज़िंदगी भर कमाया है, उसकी रिटायरमेंट की पूंजी है, तो आप एक फंड मैनेजर की भी जिम्मेदारी होती है कि डिसीजन जिम्मेदारी से ले। अच्छा, फंड मैनेजर जो लोग होते हैं वो लोग सुबह उठ के क्या करते हैं? मतलब वो सबसे पहले सुबह उठ के SGX निफ्टी देखते हैं, डॉलर इंडेक्स आजकल बहुत चल रहा है वो देखते हैं, देखते हैं आप ये सब? नहीं सर, मैं तो सुबह उठ के अपनी वाइफ को थैंक यू बोलता हूँ हाँ, कि रात में उनका मूड अच्छा ठीक खाना है। वो बहुत ज़रूरी है, जैसे घर में शांति बनी रहे। हाँ। और उसके बाद एक नज़र रहती है हमेशा मार्केट्स में क्या हो रहा है। हाँ, अगर शार्प कट्स हैं या कुछ है तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि हमेशा एक रेडार पे स्टॉक्स रहते हैं 5-10 की अगर इनका क्या प्राइस चल रहा गिरे तो और ले लेना हम ले लें इन्हें या ऐड कर लें, एलोकेशन बढ़ा लें। तो वो एक नज़र रहती है। पर ज़्यादातर इंफॉर्मेशन के लिए बस उतना ही देखते हैं सर मार्केट। उससे ज़्यादा नहीं। रोज बीपी क्यों बढ़ाना? अब हाँ। तो इन्वेस्टमेंट कर दिया एक और बार। आपका शो देख लेते हैं तो फिर बस फिर जितना पता होना चाहिए पता चल जाता है। सुबह बस। वाला कि हाँ अभी दुनिया में क्या हुआ, और शाम को बस। अड्डा भी देख लेते हैं बस तो बस राजनीति में क्या हो उससे रहा है वो ज़्यादा भी की कोई देख ज़रूरत नहीं। लिया। उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होती। अच्छा, फंड मैनेजर्स को या आपके ज़रिए हमारे इन्वेस्टर्स को अपनी इस जर्नी में, इन्वेस्टिंग की जर्नी में दो महत्वपूर्ण बातें जो है वो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या है? लर्निंग क्या है उनके लिए, जो आपने सीखा वो हमारे दर्शकों को बताइए। एक तो मैंने सीखा सर कि ये जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है ये फुल टाइम जॉब है। तो अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और वो ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो मार्केट को बीट कर लेंगे, तो वो तभी कर सकते हैं जब उनमें बहुत ज़्यादा करेज हो और पेशेंस हो। नहीं तो क्या है, मार्केट जो है वो उनको उनके स्टॉक से और पैसे से अलग कर देगा, कभी ना कभी कर देगा इमोशनली। तो कॉन्फिडेंस और करेज तब आता है जब आपने डीप रिसर्च किया हो, जब आप कंपनी के मैनेजमेंट से मिले हैं, कंपनी के कॉम्पिटिटर से मिले हैं, सप्लायर से मिले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से मिले हैं, पूरा आपने 360 डिग्री रिसर्च किया है। और वो किसी रिटेल इन्वेस्टर के लिए कर पाना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, क्योंकि सबका काम है, धंधा है, अलग इंटरेस्ट है। राइट। तो ये जो फंड मैनेजमेंट है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है, ये उनको एक प्रोफेशनल मैनेजर्स पे छोड़ दें तो बेटर है। ये मेरी एक लर्निंग है। अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैंने भी यही किया होता। क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है। जैसे आपने कहा रोज थ्रेट्स हैं, रोज रिस्क हैं। किसी कंपनी के CEO ने रिजाइन कर दिया, उसका स्टॉक 10% गिर गया आउट ऑफ नोवेयर। अपना बीपी क्यों बढ़ाने का? अभय जी को पैसा दे दो। बिल्कुल अभय जी का बीपी बढ़ेगा, मेरा बढ़ेगा। हाँ, मैं तैयार हूँ बढ़ाने के लिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं आप अभय जी को दें, ये एक डिस्क्लेमर है। लेकिन मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे, फुल टाइम जॉब नहीं है, तो किसी बढ़िया फंड मैनेजर को आप पैसे दे दीजिए। बिल्कुल। और वो आपके लिए मैनेज करेगा। आप गोल्फ खेलिए, बिल्कुल, आप जूडो सीखिए, बिल्कुल। आप क्यों अपना दिमाग इतना लगाएं? बिल्कुल। तो नहीं, और उस पर नजर रखिए अपना फंड मैनेजर के क्या परफॉर्मेंस है, आपके पोर्टफोलियो में क्या स्टॉक लिया है। जो पोर्टफोलियो फंड मैनेजर ने आपको बताया कि उसकी स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से ही आपका पोर्टफोलियो है, वो आप देखते रहिए। आप सवाल करिए उनसे कि आपने कहा था कि आप इस इंडस्ट्री में नहीं करेंगे, फिर आपने क्यों किया। ये आपका राइट है, ये आपका राइट है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, कौन सी इंडस्ट्री आपको सबसे अच्छी लग रही है आजकल? सर इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर है हमारा, एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग भी कहूँगा मैं, सर्विसेज भी कहूँगा। एक तो रुपये का काफ़ी बेनिफिट है, डॉलर अप्रिसिएशन का, रुपया 82 के लेवल पे ऑलमोस्ट आ गया है। तो मार्जिन्स और कॉम्पिटिटिवनेस इन एक्सपोर्टर्स की बढ़ रही है। हाँ, कहाँ तक जाएगा? नॉर्मली हम एज्यूम करते हैं साल का 5 से 6% डिप्रिसिएशन। इस साल तो 10 हो गया। इस साल 10 हो गया है, और वो भी कम हुआ है क्योंकि एक्चुअली डॉलर इंडेक्स 14 से 15% बढ़ा है। तो अभी भी हमारी आउट परफॉर्मेंस है डॉलर इंडेक्स में 4 से 5% की। तो अगर वो आउट परफॉर्मेंस हम निकाल दें तो रुपया 84 से 85 तक आ सकता है। 84-85, ऐसा एक टेक्निकल चार्टिस्ट से भी मैंने पूछा, उन्होंने भी यही कहा था कि 84 तक तो आराम से जा सकता है। इसमें बस यही है कि पर RBI कभी ना कभी स्टेप इन करके शायद रुपए को एक लेवल पे रखेंगे। कितना करेंगे? $100 बिलियन तो खर्च कर चुके हैं। बिल्कुल, भाई प्रॉब्लम वही है कि अब कितना करें। इट्स अ लूजिंग बैटल। मतलब जब आप सारी करेंसीज डिप्रिशिएट हो रही हैं, मतलब पैसा भी चलेगा और रुपये भी बचा, तो फिर उसमें क्या फायदा है। तो मुझे लगता है RBI ने थोड़ा रेंज वो बढ़ा दी है अपनी। तो एक्सपोर्ट सेक्टर में क्या आप IT को शामिल करते हैं? IT में बिल्कुल शामिल करता हूँ सर। IT मुझे लगता है कि अगले 10 साल 15 साल तक इंडिया का फ्यूचर है। और IT में भी लोग देखते हैं तो सिर्फ IT सॉफ्टवेयर सर्विसेज वालों को एक्सपोर्ट कंपनीज देखते हैं, पर अब हम देख रहे हैं छोटी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, SaaS बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो
इंटरनेशनल कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं, डेटा मैनेज, तो वो जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं अब वो भी लाइमलाइट में आ रही हैं। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि जो फार्मा स्पेस में है, CDMO, CMO, CRO, कस्टम सिंथेसिस के जो ऑर्डर्स ला रही हैं कंपनीज, वो भी अच्छा काम कर पा रहे हैं क्योंकि उनके मार्जिन्स अच्छे हैं। और ये काफ़ी स्टिकी मॉडल है क्योंकि जब बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं तो वो जल्दी से चेंज नहीं होते हैं। तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेबल केमिकल्स में हम देख रहे हैं तो इस तरह के, और मैन्युफैक्चर, और एक दूसरा है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। एक तो एक्सपोर्ट हो गया, जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है कि इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स हैं, महंगे हो गए, आप इंडिया में बना लीजिए, AC आप यहाँ बना लीजिए, PLI का तो मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा गेम चेंजर है, ये गेम चेंजर है और इसका फायदा मिलता रहेगा कंपनीज को आगे। अरे क्विक फायर राउंड करते हैं। आपको खाली समय में क्या अच्छा लगता है, खेलना या फिल्में देखना? खेलना। और खेलने में जूडो? नहीं, बहुत सी है सर, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्क्वॉश, कुछ भी खिला लीजिए। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? खाने में अपना देसी खाना। देसी मतलब दाल चावल? दाल चावल बेस्ट, मतलब घर का बना हुआ देसी खाना। घूमने में विदेश में अच्छा लगता है कि देश में? दोनों। अभी आप विदेश गए थे थोड़े दिन पहले? हाँ, विदेश जाते रहते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। चैनल चेक करने के लिए? चैनल चेक यही चेक करने के लिए कि भारत के कंपैरिजन में बाकी देशों में क्या हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है वापस आके। खाली समय कभी किताब पढ़ते हैं? कौन सी किताब पढ़ते हैं? बहुत किताबें पढ़ता हूँ सर। मेरे एक किताब कोई बताइए बहुत ब्रीफली। सर एक मैं बताऊंगा, सारे इन्वेस्टर्स को मैं रिकमेंड करूंगा। थोड़ी मोटी किताब है पर वो पढ़े ना तो उनका पर्सपेक्टिव काफ़ी और डेवलप होगा। एक किताब है पुअर चार्लीज एल्मनैक। ओके। ये लिखी है चार्ली मुंगर, जो वॉरेन बुफे के पार्टनर हैं काफ़ी साल से। तो इस एल्मनैक में उन्होंने क्या है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये उनके एसेज हैं, स्पीचेस हैं, थॉट्स हैं कि वो कैसे देखते हैं इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। और सर ये चार्ली मुंगर ऑलमोस्ट 100 साल की उनकी उम्र होने वाली है। तो आई थिंक एज इन्वेस्टर्स हम बहुत लकी हैं कि हम अभी तक उनकी नॉलेज, और वो बहुत फ्रीली शेयर करते हैं, मतलब उनको कोई छुपा नहीं, और जो कहते हैं कंसिस्टेंटली कहते हैं। तो ये बुक मेरे हिसाब से जो भी स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है उसको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक की ऑडियो बुक भी है क्या? ऑडियो बुक भी है सर। बस लाइफ इजी कर दिया आपने। मोटी सुन के जिनको डर लगा हो वो ऑडियो बुक है, बिल्कुल है। तो देखिए, घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है, दिमाग तरोताज़ा होता है, नई नई चीज़ें आप देखते हैं, पढ़ते लिखते हैं। ये शो देखिए, आपको नए फंड मैनेजर से मैं मिलवाता हूँ, उनकी सोच को, इसका देखिए सीक्रेट बताता हूँ। मैं अभय अग्रवाल के दिमाग को पढ़ना चाहता हूँ कि आप कैसे सोचते हैं, इसलिए मैं अलग अलग तरीके के सवाल पूछता हूँ, जिससे हमारे जो दर्शक है, जो निवेशक इन्वेस्टर है, वो समझ सकें कि एक साइकोलॉजी क्या होती है इन्वेस्टर की। और ज्ञान सबसे ज़रूरी है जीवन में। बिल्कुल, ज्ञान के बिना कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो ज्ञान का शो है ये, इसलिए आप थोड़ा सीखिए, अपने पैसे लगाइए, समय नहीं है तो आप वैसे किसी फंड मैनेजर के साथ दे सकते हैं। अभय जी, आप स्टूडियो आए, मज़ेदार बातें की, बहुत मज़ा आया, और बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके फंड के लिए, आपके आगे के करियर के लिए। धन्यवाद नीरज जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके और आपके शो में आके। थैंक यू। तो आज के राइजिंग स्टार शो में इतना ही, और अगली बार किसी और फंड मैनेजर से, किसी और से दिलचस्प बातें करेंगे, और प्रॉमिस पूरा करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी, अच्छी से स्ट्रेटजी से मुलाकात करा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।